हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दिलीप गौड़ में। तो आज ये क्लास नंबर 2। पहले क्लास में हमने भाषा के बारे में बताया था। आज हिंदी व्याकरण क्लास नंबर 2, जो वर्ण और वर्णमाला के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। तो जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर या ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि के संकेत को वर्ण कहते हैं। किसको? ध्वनि के संकेत को ही वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे सड़क पर चलते समय ऐसा चिन्ह, ये ब्रेकर का चिन्ह है। ब्रेकर का चिन्ह देखते ही अचानक ब्रेक लगाने लगते हैं, क्योंकि गति अवरोधक है, अर्थात यातायात का एक चिन्ह है। उसी प्रकार का को देखते हैं, जैसे हम का को देखते हैं, देखते ही हमारे मुंह से अनायास अपने आप ध्वनि या आवाज़ निकलती है का। उसी ध्वनि का संकेत, क्योंकि का उस ध्वनि का संकेत है, अतः वर्ण है। क्या है? वर्ण है। आइए वर्णमाला के बारे में जानते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के कितने भाग हैं? 3। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब स्वर के भी कई भेद हैं, फिर व्यंजन के, फिर अयोगवाह। तो स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर के 3 भेद हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। उसी प्रकार व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के, किंतु 5 प्रकार के माने जाते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुणी और संयुक्त व्यंजन। अयोगवाह के भी 2 भाग हैं, अनुस्वर्ग और विसर्ग। अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। स्वर किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं, और ह्रस्व स्वर, दीर्घ, ये सब। सबसे पहले जानते हैं स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर, वावेल, जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, क्या होती हैं? स्वर कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? स्वर कहते हैं उसको। स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र ध्वनि संकेत को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र ध्वनि संकेत को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र ध्वनि संकेत को स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या सामान्यतः 11 है, लेकिन लेखन या कुल कितना माना जाता है? 13 माना जाता है। परीक्षा में या तो 11 रहेगा या तो 13, दोनों नहीं रहेगा। अब देखते हैं स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के, अभी बताए थे आगे पहले। ह्रस्व स्वर, दीर्घ, और क्या होगा? एक प्लुत। तो सबसे पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, क्या होता है? कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 हैं: आ, ई, उ और री। आ, ई और उ, री। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, और इनकी संख्या कितनी है? 4: आ, ई और उ, री। ह्रस्व के बाद अब देखते हैं दीर्घ।
दीर्घ के बारे में जानते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण की पूरा हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो जानते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या 7 है, इनकी संख्या का 7 मानी जाती है। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ आ हो गया, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 7 मानी जाती है। फिर आगे देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत को आगत स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ये अंग्रेजी के यस अक्षर की भांति होती है, अंग्रेजी अक्षर की यस की भांति होती है ऐसे। उदाहरण जैसे ये राम लिखा है, राम। तो स्वर के हम भेद जान लिए। सबसे पहले ह्रस्व, फिर दीर्घ और फिर प्लुत। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर जिन ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। और फिर प्लुत स्वर, जिन स्वरों को बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, और ये अंग्रेजी के यस अक्षर की भांति होता है। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर दो स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। दो स्वरों को मिला देते हैं, फिर जो नया शब्द बनता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 मानी जाती है। जैसे ए हो गया, ए, ऐ, ओ और औ, ये है। आ, ए कहाँ कैसे बनेगा? आ और ई से मिलकर ए बनेगा। ऐ, आ और ए से मिलकर ऐ बनेगा ये। और ए और ऐ को हम किससे बोलते हैं? कंठ और तालु से बोलते हैं। ए और ऐ को कंठ और तालु से बोलते हैं। किससे? कंठ और तालु से। कंठ और तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? कंठ और तालु से बोलते हैं। ए और ऐ परीक्षा में पूछा जाता है ये। ए और ऐ, ए, ऐ को किससे? कंठ और तालु, कंठ तालु। तो आगे देखते हैं। फिर ए हो गया, और इसके बाद ओ और ऐ, ओ और ओ औ, ओ और औ, क्या हो गया? औ ए। औ किससे बनेगा? ह्रस्व आ और ह्रस्व उ से मिलकर ओ बनेगा। और जो औ है वो ह्रस्व आ से और ह्रस्व आ और क्या, एक मिनट, ह्रस्व आ और ओ से मिलकर बनेगा औ। और इसको किससे बोलते हैं? कंठ और ओट्स से। कंठ और ओठ से मिलके ओठ से बोलते हैं। आ और ओ को कंठ और ओठ से बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। आइए आगे देखते हैं उच्चारण स्थान। आ और ओ को कंठ से, ई को तालु से, ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई को तालु, ये यहाँ होगा, ये मिस्टेक होगा, ये आ होगा ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इसको कंठ से। और जो ह्रस्व ई और ह्रस्व और दीर्घ ई को तालु से, ह्रस्व उ और दीर्घ उ को ऊंट से,
और री को मूर्धा से बोलते हैं। परीक्षा में पूछा था, री को मूर्धा से बोला जाता है। आगे बताएंगे मूर्धा और कंठ क्या कैसे। तब ये हो गया, स्वर के बारे में जान लिया। अब आते हैं नेक्स्ट व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाने वाले वर्ण को, स्वरों की सहायता से बोले व लिखे जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हम स्वरों व्यंजन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये स्वर की सहायता से ही इसको बोला या लिखा जाता है व्यंजन। मूलतः 33 होते हैं कुल, लेकिन 39 होते हैं। परीक्षा में या तो 33 रहेगा या तो 39 रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। अब व्यंजन के हम भेद जान लेते हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 3, किंतु कुल 5 प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं व्यंजन के एक एक करके भाग। व्यंजन। वीडियो अगर पसंद आ रही है साथियों तो लाइक कर दीजिएगा। आइए जानते हैं नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्पर्श करना मतलब छूना। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु, वायु मतलब हवा या जीभ मुंह के विभिन्न हिस्सों को, क्या मुंह के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है। जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से निकलने वाली वायु या जीभ मुंह के विभिन्न हिस्सों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वीडियो पसंद आ रही है कि तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक। आइए आगे देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 25। ये 5 भागों में विभक्त होते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त होते हैं। रुक जाइए 1 मिनट। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 25। 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, और ये 5 वर्गों में वे विभक्त होती है। स्पर्श व्यंजनों के वर्ण एवं उच्चारण स्थान निम्न है। वर्ण और उच्चारण स्थान निम्न है। तो आइए देखते हैं का वर्ग। का वर्ग, का वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, का, खा, गा, घा और अंगा। इसको हम कहाँ से बोलते हैं उच्चारण स्थान इसका कहाँ से? कंठ से। का वर्ग का उच्चारण स्थान का से का वर्ग, का से किससे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, का से अंगा तक। फिर नेक्स्ट देखते हैं चा वर्ग। चा कंठ, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और इया। चा वर्ग को तालु से। फिर टा वर्ग, टा वर्ग में 5, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। टा को किससे बोलते हैं? मूर्धा से। फिर देखते हैं ता वर्ग। ता को दंत से बोलते हैं। इसके अंतर्गत ता, था, दा, धा और ना, ये सभी को दंत से बोलते हैं। फिर पा वर्ग। पा हो गया फा, बा, भा, मा, इसको हम ऊंट से बोलते हैं। अब आइए जानते हैं तालु किसको कहते हैं, मूर्धा किसको कहते हैं। तालु और मूर्धा। तालु मुंह के ऊपरी छत का, मुंह का जो ऊपर छत मतलब होता है, मुंह के ऊपरी छत का जो पिछला हिस्सा होता है उसे तालु कहते हैं। और मूर्धा मुंह के ऊपरी छत, मुंह के ऊपरी छत का अगला हिस्सा को मूर्धा कहते हैं। अब देखते हैं घोषत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। घोषत्व, घोषत्व के आधार पर वर्ण विभाजन। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। कंपन मतलब कंपन होना। स्वर तंत्रियों, अब देखते हैं इसका वो परिभाषा। स्वर तंत्रियों में क्या? स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन घोषत्व का आधार कहलाता है। कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन जो होता है घोषत्व का आधार कहलाता है। इस आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
जैसे एक सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। अब जानते हैं सघोष और अघोष। सघोष और अघोष किसको कहते हैं? सघोष और अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में अघोष, पहले जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वनतंत्रियों में कंपन कम, अघोष माने कंपन कम हो, अघोष वर्ण कहते हैं। स्वर व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे, मतलब का हो गया, खा, फिर ऐसे चा, छा, टा और ठा, फिर ऐसे ऐसे स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, पहला हो गया और दूसरे अक्षर वर्ण को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अघोष कहते हैं। अब सघोष के बारे में जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में सघोष मतलब कंपन अधिक होगा, उच्चारण में स्वतंत्र स्वरतंत्रियों में कंपन अधिक होता है, अधिक हो, सघोष वर्ण कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। सघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष का होता है। इसके लिए भी आगे हम बता देंगे एक ट्रिक, सघोष और अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। अब प्राणत्व के आधार पर वर्ण विभाजन देख लेते हैं। प्राण का शाब्दिक अर्थ होता है वायु। प्राण का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? वायु। क्या होता है? वायु होता है। क्या होता है? वायु होता है। मुंह से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर, मुंह से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों का विभाजन प्राणत्व का आधार कहलाता है। मुंह से जो निकलने वाली वायु के आधार पर वर्णों का विभाजन प्राणत्व का आधार कहलाता है। इस आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण। महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम वायु, कम, अल्प माने कम, कम वायु उत्सर्जित होती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। अल्प, इसके लिए ट्रिक है, अल्प माने अल्प कम, लेकिन हम इसको उल्टा कम ना मान के इसको ज़्यादा अल्प, तो 135, इसके लिए 135 अल्प प्राण होते हैं, जहाँ 135 अल्प, पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। अब जानते हैं महाप्राण के बारे में। महाप्राण, महा मतलब ज़्यादा, लेकिन हम इसको ज़्यादा ना मान के कम मानेंगे, तो इसके लिए एक दूसरा और चौथा जो है अक्षर महाप्राण होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु उत्सर्जित होती है, क्या अधिक वायु उत्सर्जित होती है, उन्हें महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और, ये देखिए, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। अब सिंपल मतलब छोटे में हम बता दे रहे हैं, ये परीक्षा में आप इसको देख लीजिएगा। घोषत्व मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन, आघोष माने कम वायु, कम कंपन कम हो, आघोष तो पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है। सघोष माने कंपन अधिक, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। प्राणत्व माने मुंह से निकलने वाली वायु, अल्प माने अल्प है लेकिन हम उसको अधिक मानेंगे, तो उसके लिए अधिक माने एक अधिक, अल्प प्राण, अल्प माने कम आए, तो इसके लिए 1, 3, 5 याद कर लेंगे। और महाप्राण वायु अधिक, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। अब आगे देखते हैं। अंतस्थ के बारे में जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन
जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से होकर होता है, स्वर और व्यंजन के बीच से होकर होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, पूरा स्वर अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान और घोषत प्राणत अब देखते हैं हम यहाँ। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 मानी गई है, 4 होती हैं अंतस्थ व्यंजन। ये पूछते हैं, परीक्षा में जरूर आता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। अब या को उच्चारण स्थान, रा का उच्चारण स्थान, ला का उच्चारण स्थान और वा का उच्चारण स्थान देखते हैं। या को हम तालु से बोलते हैं, या तालु। और रा को मूर्धा से, ला को दंत से और वा जरूर पूछता है दंत ओष्ठ से। दांत और ओठ दोनों से पूछते हैं वा को। किससे? वा को पूछते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। इनका प्राणत्व, घोषत्व ये सब देखते हैं। उच्चारण स्थान या, रा, ला, वा। या को तालु से, रा को किससे बोलते हैं? मूर्धा से, और ला को हम दंत से, और वा जरूर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। वा को दंत और ओठ दोनों से पूछते। सबको घोषत्व देख लेते हैं, प्राणत्व देख लेते हैं। या, रा, ला, वा सभी क्या है? सघोष वर्ण है। या, रा, ला, वा सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। अब उपनाम जरूर पूछा जाता है। या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। या और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। रा को लुंठित और ला को पार्श्विक कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊष्मा मतलब गर्मी। ऊष्म शाब्दिक अर्थ गर्मी। जिन वर्णों को बोलने में ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती, ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है, वह ऊष्म व्यंजन है। जिन वर्णों को बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु जीभ से घर्षण खाकर निकलती है और रगड़ के फलस्वरूप क्या होता है? ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी। जिन वर्णों को बोलने में मुंह से निकलने वाली वायु या जीभ से घर्षण खाकर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब इनके उच्चारण स्थान और प्राणत्व ये सब देखते हैं आगे चल के। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। सा, जो बड़ा सा पहले हम लोग पढ़ते थे बचपन में, सा, ये बड़ा सा ना होके इसको हम तालव्य सा, और जो षष्ठी सा या खट्टी सा हम इसको बोलते थे पहले, इसको खट्टी सा ना बोल के मूर्धन्य सा बोलते हैं। और जो छोटा सा पहले पढ़ते थे, ये छोटा सा नहीं हम इसको कहते हैं, इसको दंत सा कहते हैं। तो तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, और हा को कंठ से बोला जाता है। अब इसके घोषत प्राणत्व देख लेते हैं। जो ये तीनों सा है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा को अघोष वर्ण कहते हैं। और हा को जो हम सघोष कहते हैं, हा को सघोष कहते हैं। और प्राणत्व इसके देख लेते हैं। ये सभी तीनों सा और हा महाप्राण होते हैं। सा का उपनाम भी है तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तो जो घोषत और प्राणत, तो इसके लिए एक ट्रिक है। घोष वर्ण किसको कहते हैं? मेरे यार 3, 4, 5 और सभी स्वर। या के बाद रा, या, रा, या, रा, ला हो गया और वा।
मेरे यार 3 4 5 स्वर या रा ला वा और हा, ये सभी क्या हैं? सघोष वर्ण इनको कहते हैं। और जो बाकी बच गए उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, सघोष मेरे यार 3 4 5 स्वर, मेरे यार 3 4 5 स्वर, तीसरा अस्पर व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो पूरे स्वर होते हैं। और या रा ला वा, या रा ला वा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हा, ये सभी क्या होते हैं? सघोष वर्ण इनको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहा जाता है। और जो बच गए उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब इसी तरह अल्पप्राण और महाप्राण की ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। अल्पप्राण के बारे में, अल्प माने अल्प कम, लेकिन हम कम ना मान के इसको उल्टा मानेंगे ज़्यादा। मतलब 135 ज़्यादा होता है और 2 4 24 कम होता है, तो 135 सभी स्वर या रा ला और वा, ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जो बच गए उन्हें महाप्राण। 135 स्वर, 135 स्वर, 135 अलग, फिर स्वर, फिर या रा ला और वाह, ये सभी क्या आते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। देखते हैं द्विगुड़ी। द्विगुड़ी को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ ऊपर से उठकर झटके से नीचे आती है, ऊपर उठ के झटके से नीचे आती है, उन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। द्विगुड़ी व्यंजन के उच्चारण स्थान, घोषत और प्राणत्व देख लेते हैं। सबसे पहले ढा, डा और ढा। ढा ढोलक वाला ढा, ये सभी कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। और ये सभी क्या हैं? सघोष वर्ण हैं। और प्राणत्व में देख लेते हैं, डा ढा, डा ढा। डा को हम अल्पप्राण और ढा को महाप्राण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। डिस्क्रिप्शन में हम PDF दे देंगे, बस आप लोग प्रिंट इसका निकलवा के आराम से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन, जो भाषा एक पहला टॉपिक हो गया है और वर्ण दोनों का MCQ करवा देंगे। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त माने दो व्यंजनों से मिलकर बने शब्द। संयुक्त माने होता है संयुक्त परिवार, जो सभी के मेल से होता है, उन्हें संयुक्त कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के मेल से क्या होता है? 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। छा हो गया, छा, त्रा, ज्या, ज्या और श्रा। छा, त्रा, ज्या और श्रा, छा। तब देखते हैं छा कहाँ से बनता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। छा कैसे बनता है? का आधा होता है और षष्ठी, जिसे मूर्धन्य सा कहते हैं। त्रा, ता आधा और रा, जा, जी, इया, जिया बोलते हैं इसको, जा और इया, जा आधा और इया से मिलकर बनता है। श्रा, तालव्य सा और रा से मिलकर बनता है श्रा। ये जरूर एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको, ये परीक्षा में पूछा जाता है। वाह, अयोग वाह। अयोग वाह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अयोग माने बिना जुड़े, वाह साथ रखना या रहना। अर्थात अयोग वाह का शाब्दिक अर्थ होता है बिना जुड़े साथ रखना। जो बिना जुड़े साथ रहता है उन्हें अयोग वाह कहते हैं। वय वर्ण, जो स्वर तो नहीं होते हैं, स्वर नहीं होते हैं, किंतु स्वरों के साथ लिखे और रखे जाते हैं, उन्हें अयोग वाह वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह वर्ण कहते हैं।
इनकी संख्या 2 है, अंक और आ। अंक और आ। अंक को हम किससे बोलते हैं? अंक नासिक के, और आ को हम कंठ से बोलते हैं। अंक इनका उपनाम है, अंक को अनुस्वार, और आ ये जो बिंदी होता है इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक। नासिक। नासिक अर्थात नाक से सहयोग, नाक के सहयोग से बोले जाने वर्ण। जो हम नाक के सहयोग से बोले जाने वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। वह वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ी सी वायु नाक से भी उत्सर्जित होती है। कहाँ से? नाक से भी उत्सर्जित होती है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक को क्या कहते हैं? नासिक वर्ण भी कहते हैं। अनुनासिक वर्ण को नासिक वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का अंतिम या पांचवा अक्षर, अंतिम अक्षर या पांचवा अक्षर क्या होता है? अनुनासिक होता है। अंगा हो गया, इया हो गया, ड़ा, ना, मा, ये सब क्या है? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण कहते हैं। एक ही जगह सभी को इकट्ठा कर दिए हैं। कहाँ से किसको बोला जाए? कंठ से ह्रस्व आ, दीर्घ आ, का वर्ग, का, खा, अंगा, ये सभी कंठ से। हा को भी कंठ से, और आ को विसर्ग जिसे कहते हैं, ये सभी इनको कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चा वर्ग हो गया, या, और सा को हम किससे? तालु से बोलते हैं। उसी प्रकार मूर्धा, री मूर्धा हो गया, टा वर्ग का पूरा, रा, और ये वाला सा, डा और ढा को हम मूर्धा से बोलते हैं। दंत से ता वर्ग हो गया, ला और सा को दंत से बोलते हैं। ऊंट से ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ को ऊंट से, और पा वर्ग भी ऊंट से बोले थे। नासिका से अंक, अंगा, इया, अड़ा, नामा को नासिका से बोला जाता है। कंठ और ताल, ए और ऐ को कंठ ताल से बोला जाता है। किससे बोला? कंठ ताल। और कंठ और ओठ से ओ और औ को बोला जाता है, कंठ ओठ से। ये इम्पोर्टेंट है, वा को दंत और ओठ से बोला जाता है, दंत और ओठ से। अब वर्णों के प्रकार एवं संख्या, मतलब कौन से कितने वर्ण होते हैं, इनको एक जगह हम नोट्स बना दिए हैं। आगे देखते हैं। वर्णों के प्रकार एवं संख्या। स्वर कितने हैं? 11, किंतु लेखन या वैसे 13 माने जाते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7, और प्लुत स्वर 1 माने जाते हैं, 1 हैं। ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ 7 और प्लुत 1 हो गया। 7 4 11 12, और जो अयोग वा होते हैं उनको भी इसी में लिया जाता है। तो इस हिसाब से स्वरों की संख्या 13 मानी जाती है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो या तो 11 होगा या तो 13, दोनों नहीं रहेंगे। अब आगे देखते हैं। व्यंजनों की संख्या 39। स्पर्श व्यंजन के 25, का वर्ग, का से, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सब। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। उस व्यंजनों की संख्या 4 होती हैं। द्विगुणी व्यंजन 2 होते हैं, द्विगुणी व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो सभी मिला के 39 हो गए। व्यंजनों की संख्या 39 होती है। और वर्णमाला 39 होती है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर। अब अयोगवा की संख्या 2 होती, अनुस्वर्ग 1 और विसर्ग 1। अब परीक्षा दृष्टि, ये जब परीक्षा आप लोगों के नज़दीक रहे तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। परीक्षा दृष्टि ये आपको कि जो भी हिंदी पढ़ाते होंगे ऐसा हिंदी कोई पढ़ाया नहीं होगा। आइए हम देखते हैं। 30 से 40 मिनट की वीडियो में पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया वर्ण और वर्णमाला का। परीक्षा दृष्टि ये हम देख लेते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर और पुलुस स्वर, हरस स्वर हरस आ, ई और हरस उ और री। फिर हरस के बाद दीर्घ स्वर, दीर्घ आ, दीर्घ ई, उ, ए, ऐ, ओ और आओ। पुलुत पुलुस स्वर, पुलुत की संख्या 1 होती है। अंग्रेजी अक्षर की यस की बात होती है। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के 5 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के 5 भेद 5 होते हैं। का वर्ग, का को कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग हो गया तालु, टा वर्ग को मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग को ओंठ से बोला जाता है। स्पर्श के बाद अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 मानी जाती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। या 1 मिनट, या, रा, ला और वा। वा को दंत ओठ से या तालु, रा को मूर्धा और ला को दंत से बोलते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा को कंठ से बोला जाता है। हा को किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। द्विगुणी व्यंजन, द्विगुणी व्यंजनों की संख्या 2 होती है। द्विगुणी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। डा और ढा होती है। और फिर आगे नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छा, का आधा, फिर षष्ठी मूर्धन्य वाला सा को छा से बनता है। त्रा, ता और रा से मिलकर बनता है। जा, जा और इया से ज्ञा बनता है। सा, तालब सा और रा से मिलकर सा बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके बाद हम भाषा और वर्ण सभी को एक MCQ क्वेश्चन करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।